बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं। इनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और पहली ख़बर नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को रिलीफ़ मिला, जितने भी उनके केसेस थे, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने फ़िक्स थे बेल के लिए या फ़िक्स नहीं थे, इमरान ख़ान साहब उन केसेस को जानते थे, नहीं जानते थे, हाई कोर्ट के सामने उनकी बेल की एप्लीकेशन दायर की गई थी, नहीं दायर की गई थी, तमाम केसेस में इमरान ख़ान साहब की जो ज़मानतें थी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया, प्रोटेक्टिव बेल दे दी गई और ख़ान साहब ज़मानत लेने के बाद इस्लामाबाद से जो है अपने घर ज़मान पार्क में रवाना हो गए। तो ये जो पिछले 2 दिनों में हुआ, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान ख़ान को तलब किया गया और फिर ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रेफ़र कर दिया गया। कल नाज़रीन पीडीएम के इत्तेहाद का इजलास हुआ, जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उसमें जो है वो शामिल नहीं है, पीडीएम का हिस्सा नहीं है। उस इजलास में नाज़रीन फैसला किया गया कि जिस तरीके से खान साहब को रिलीफ मिलता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो उसके बाद अब पीडीएम ने ऐलान किया था कि हम पीर के रोज़ जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे और मुमकिन तौर पर धरना देने का भी ऐलान किया गया था। और इस फैसले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी शमूलियत का ऐलान किया था। और ये जो पीडीएम का फैसला था पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज और धरना देने का, पीपल्स पार्टी के इस धरने में और इस एहतजाज में शामिल होने से उस फैसले को मज़ीद बूस्ट मिला। अब नाज़रीन हुआ यह है, जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि पीर के रोज़ मुमकिन तौर पर पीडीएम के जो इत्तेहाद की जो सियासी जमातें हैं वो धरना देंगी, मुमकिन तौर पर एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के सामने करेंगी। और पीर के रोज़ जो पंजाब में इलेक्शन करवाए जाने का मामला है, जो 14 मई के सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी थी, वो तो कल हफ्ते का दिन है, 14 मई का दिन है और पीर के रोज़ 15 मई है। तो जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की नाज़रीन दरख्वास्त थी उसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इस केस के पेश नज़र और पीडीएम के मुमकिन धरने के पेश नज़र जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनकी जानिब से इस मामले का नोटिस लिया गया है। सिक्योरिटी कंसर्न के ऊपर, सिक्योरिटी इशू के ऊपर जो इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं, एक तो उन्हें बुला लिया गया है और जो एआईजी हैं स्पेशल ब्रांच के, उन्हें फौरी तौर पे बुला लिया गया है। एसएसपी ऑपरेशन सिक्योरिटी जो इस्लामाबाद के हैं, डीआईजी ऑपरेशन और एसएसपी जो सिक्योरिटी हैं इस्लामाबाद के, उन्हें भी 2:30 बजे, जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं 1:30 बजे का वक्त है और ज़रा ये बता रहे हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से इस मामले के ऊपर इजलास बुलाया गया कि पीर के रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मुतल्लिक़ अहम मुकदमे की समाअत होने जा रही है और जो पीडीएम की सियासी जमातों ने धरना देने का, एहतजाज देने का ऐलान कर रखा है, तो इन हालात में सिक्योरिटी प्लान क्या है, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया क्या और सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो है वो क्या किया जाएंगे। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मामले पर जो है एक छोटा सा नोटिस जो है वो सिक्योरिटी के इशूज़ के ऊपर जो है वो ख़बर सामने है, जिसकी तफसीलात जो है वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इसके बाद आज इमरान खान साहब का जो इद्दत में निकाह का मामला था, उस पर भी जो नसरुल मुनल्ला साहब जज साहब हैं, उन्होंने खान साहब के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट है उस पर फैसला महफूज कर लिया है। सिर्फ इसी नुक्ते के ऊपर कि यह कंप्लेंट काबिल समाअत है या काबिल समाअत नहीं है। तो ये भी 2 बजे फैसला सुनाना है, ये भी फैसला आएगा। इसकी तफसीलात अगले वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। जस्टिस काजी फायसर का बेंच, 3 रुकनी बेंच तश्कील दिए जाने का क्या मामला है, अब इस खबर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते हैं। वैसे नाज़रीन, जो रोस्टर जारी किया गया उस रोस्टर में जस्टिस काजी फायसर का बेंच नहीं है, जो अगले हफ्ते का है, जो 15 मई से अदालती हफ्ता शुरू हो रहा है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर जो जजेस का रोस्टर होता है, उस रोस्टर में एक बेंच जब जस्टिस काजी फायसर साहब का शामिल किया गया, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब के जो नाम हैं वो मैंने देखे हैं। लेकिन वो जो बेंच था जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वो अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से उसको हटा लिया गया। ये आपको बेंच दिखा देते हैं। फिर ये बेंच किस मकसद के लिए तश्कील दिया गया, ये क्यों तश्कील दिया गया, ये वेबसाइट पर क्यों लगाया गया, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। ये नाज़रीन बेंच है, रेगुलर बेंच बनाया गया था। जस्टिस काजी फायसर, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, और ये 10 मई के लिए लगाया गया था। तो मैंने जब ये बेंच का रोस्टर जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, तो बहुत सारे अपने सोर्सेज से जानने की कोशिश की कि क्या 10 मई को ऐसा कोई बेंच बैठा था जिसमें जस्टिस काजी फायसर साहब हेड कर रहे हों, जिसमें जैसे याहिया अफरीदी साहब शामिल हों, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब शामिल हों, क्योंकि ये 3 वो जज साहबान हैं जिनसे मुतल्लिक़ कहा जाता है कि ये चीफ जस्टिस के धड़े से नहीं है, बल्कि दूसरे धड़े से हैं जिन्होंने मुख्तलिफ केसेस में चीफ जस्टिस से इख्तलाफ कर रखा है। जस्टिस काजी फायसर साहब का इख्तलाफ जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तैनातियाँ हैं वो सीनियरिटी की बुनियाद पे होनी चाहिए। जो आर्टिकल 184(3) का अख्तियार है उसके लिए जो रूल्स हैं उनको अमेंड किया जाना चाहिए। और जो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हैं, जैसे याहिया अफरीदी साहब हैं, इन्होंने 2 से 3 केसेस में चीफ जस्टिस के साथ, चीफ जस्टिस के बेंच के साथ या उनके फैसलों के साथ इख्तलाफ कर रखा है। तो इन जजेस को चीफ जस्टिस का एक मुखालिफ धड़ा भी जो है, जो तासुर लिया जाता है, मुखालिफ धड़ा जो है कंसिडर किया जाता है। लेकिन नाज़रीन,
जो हमें ज़राए ने बताया कि 10 मई को ऐसा कोई बेंच नहीं बैठा जिसको हेड जस्टिस काजी फाइसा कर रहे हो, उसमें जैसे याया अफरीदी और जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब शामिल हों। लेकिन ज़रा ने ज़रूर बताया कि 10 मई को एक अनाउंसमेंट थी, उस अनाउंसमेंट के सिलसिले में ये एक कास्ट लिस्ट जारी की गई थी और वो फैसला किसी बेंच में सुना दिया गया था, लेकिन ऐसा कोई बेंच जो है वो तश्कील नहीं दिया गया। तो हमारी जो खबर है आप नाज़रीन के साथ वो ये है कि जो हुक्म इम्तना दिया गया, जो 3 हफ्तों तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के केस की समाअत को मुलतवी किया गया, जब तक ये केस डिसाइड नहीं होगा, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो मुझे ज़राए की जानिब से खबर दी गई है, ये मामला जस्टिस काजी फैसल साहब को बेंच ना मिलना, उनके सामने मुकदमात की समाअत ना होना, ये इसी तरीके से जो है वो चलता रहेगा। अलबत्ता अगले हफ्ते की समाअत के नाज़रीन जो रोस्टर है वो जो जारी किया गया, उसमें जो बेंच तश्कील दिया गया उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर कर लें। 6 बेंचेस नाज़रीन, जैसे तो मता बंदयाल साहब के साथ बेंच नंबर 1 में अतरम मिल्ला साहब होंगे, बेंच नंबर 2 में जैसे सरदार तारिक मसूद, जैसे अमीनुद्दीन खान, जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब शामिल होंगे। लेकिन इस हफ्ते में नाज़रीन जो 15 मई से शुरू होने जा रहा है, इसमें बेंचेस की जो कंपोजिशन है वो पिछले हफ्तों से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसे जजेस को भी शामिल किया गया है बेंचेस के अंदर जो जस्टिस काजी फाइसा के धड़े के कह लें या काजी फाइसा साहब के मुखालिफ धड़े के कह लें, वो मेजॉरिटी में हैं। जैसे ये जैसे सरदार तारिक मसूद साहब का है, उनके साथ अमीनुद्दीन खान साहब हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं। और तीसरा नाज़रीन जो बेंच है जैसे इजाज़ुल एहसन जैसे शाहिद वहीद पर मुश्तमिल है। चौथा बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पे मुश्तमिल होगा। और पाँचवां बेंच जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल पे, और छठा बेंच जो है जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मिज़ार अली नकवी पर मुश्तमिल होगा। ये 6 बेंचेस अगले हफ्ते चीफ साहब ने तश्कील दिए हैं और जस्टिस काजी फाइसा रूटीन के मुताबिक, मामूल के मुताबिक जो पिछले 4 हफ्तों से चली आ रही है, चैम्बर वर्क करेंगे। अब नाज़रीन जो अगली खबर आपके साथ हम शेयर करें जाने के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो वार्निंग क्या दी है, अल्टीमेटम क्या दिया है और आर्मी चीफ की बरतरफी का क्या मामला है। इस पे आने से पहले कल नाज़रीन खान साहब को जो थोक के एतबार से ज़मानतें मिली, बल्कि लूट से लगी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की ज़मानतों की और प्रोटेक्टिव बेल की, उस हवाले से नाज़रीन तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया, जिसमें आर्टिकल 245 जिससे मुतल्लिक मैंने आप नाज़रीन को बताया था कि ये जब आर्टिकल 245 इन्वोक हो जाता है तो फिर आर्टिकल 199 का जो हाई कोर्ट का अख्तियार है वो महदूद हो जाता है। तो ये जब कल नुक्ता अदालत के सामने उठाया गया तो अदालत ने आज तहरीरी ऑर्डर में लिखा है कि ये बड़ा ही शिद्दत के साथ आर्गू किया गया कि आर्टिकल 245 के बाद अदालतें ऐसी दरख्वास्तें इंटरटेन नहीं कर सकती, मुल्ज़म को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। इस नुक्ते के ऊपर अदालत ने जो है वो आइंदा समाअत जो कि 31 मई को होना है, उसमें अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया कि क्या इन हालात में जब आर्टिकल 245 को इन्वोक किया जाए तो क्या बुनियादी हकूक़ जो हैं या बुनियादी हक़ जो है वो किसी को दिया जा सकता है या फिर वो गज़ब हो जाते हैं। और इस मामले के ऊपर नाज़रीन अब जैसे कहा गया है कि 31 मई तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। 31 मई तक इमरान खान साहब को ज़मानत दे दी गई, लेकिन साथ में इमरान खान साहब को यह डायरेक्शन भी की गई है कि नैब की जो इन्वेस्टिगेशन है आपके ख़िलाफ़, जो 50 से 60 अरब का आपके ऊपर मुबैना तौर पर अख्तियारात नाजायज़ इस्तेमाल करके मलिक रियाज को देने का और फिर उसके बदले में उनसे 5 से 6 अरब रुपये की ज़मीन लेने का इल्ज़ाम है। इस केस में इमरान खान साहब को हुक्म दिया गया कि आप नैब के साथ तफ्तीश में ताबन करेंगे, नैब के रूबरू पेश होंगे और अगर इमरान खान साहब पेश नहीं होते नैब के बुलाने के ऊपर तो फिर नैब जो है इमरान खान की ज़मानत मनसूखी के लिए जो है वो मुतल्लिका फ़ोरम पे रजू कर सकता है। अब आ जाते हैं कि खान साहब की वार्निंग और अल्टीमेटम के मामले के ऊपर। अजी खान साहब ने जब यहाँ पे खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया और खान साहब से ये कहा गया कि आप अपने लोगों को कॉल दें, वो धरना एहतजाज जो तोड़ फोड़ जलाओ घराव कर रहे हैं आप उन्हें रोकें और उन्हें घर भेजें कि इस तरह से ना करें। लेकिन खान साहब ने कहा कि मुझे तो उन लोगों का मालूम नहीं, ऐसे लोगों का हमारी जमात के साथ ताल्लुक़ नहीं, हमारी तो जो जमात है वो बड़ी ही पुरअमन है, हमारी जद्दोजहद बड़ी पुरअमन है, हम डेमोक्रेटिक एक जमात हैं। लेकिन कल नाज़रीन खान साहब जब हाई कोर्ट में पेश थे, सहाफ़ी ने उनसे ये सवाल पूछा कि खान साहब अगर आपको यहाँ से दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया, तो खान साहब ने उसका नाज़रीन ये जवाब दिया कि मुझे अगर फिर गिरफ़्तार किया गया तो इससे भी ज़्यादा रद्द-ए-अमल आएगा। यानी खान साहब जो उन प्रोटेस्टर से जिन्होंने जलाओ गिराव किया, जिन्होंने कोर कमांडर लाहौर के जिन्ना हाउस के ऊपर जो हमला किया, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत को जला के खाकतर कर दिया, जिससे पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ला ताल्लुक़ का इजहार कर रही थी कि हमारा उन लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। जब खान साहब से पूछा गया कि अगर आपको दोबारा गिरफ़्तार किया गया तो फिर, तो खान साहब ने कहा कि उससे बढ़ के रद्द-ए-अमल आएगा। तो आप इनके मौक़िफ़ के अंदर तज़ाद देख लें कि अदालत में ठहर के कहते हैं कि हमारा इन लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, और जब गिरफ़्तार होते हैं तो कहते हैं हमारे इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन जब ये सवाल पूछा जाए कि दोबारा गिरफ़्तार करेंगे तो तब ये कहते हैं कि जो रिएक्शन आया है उससे ज़्यादा रिएक्शन आएगा, शिद्दत के साथ रिएक्शन आएगा कि हालात ख़राब हो जाएंगे, पुलिस के लिए हालात कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। जब ये बंदे आपके नहीं है,
जब आपका इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है तो आप किस गारंटी की बुनियाद पे कहते हैं कि हालात कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, जलाओ घिराव होगा, तोड़ फोड़ होगी, इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो फिर आप एक तरफ लाताल्लुक़ का इजहार करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह का अल्टीमेटम भी देते हैं, वार्निंग भी देते हैं और ये कहते हैं कि मैं कानून से बालातर हूँ, मुझे गिरफ़्तार करेंगे तो फिर आपको ये नताइज, यानी आपका मतलब रियासत को ये चीज़ें फ़ेस करना पड़ेंगी, जलाओ घिराव फ़ेस करना पड़ेगा। अब नाज़रीन आप ये बताएं कि जो जलाओ घिराव किया गया, जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, ये किसकी जेब से निकलेंगे? ये हमारी जेब से निकलेंगे, इसका वज़न हमारे कंधों पे आएगा, हमारी जेबों से तमाम पैसे निकाल के ये चीज़ें दोबारा ख़रीदी जाएंगी। क्या किसी को इस बात की ज़रा सी भी जो है एहसास है कि पैसे आवाम के ही निकलते हैं, नुकसान आवाम का होता है, लेकिन एहसास नहीं। अब ये जो खान साहब ने, कल उनसे ये बात पूछी गई और एक इंटरनेशनल मीडिया को खान साहब ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये सब कुछ इसलिए हुआ है, यानी खान साहब अपनी गिरफ्तारी की वजह बता रहे थे कि जो आर्मी चीफ़ हैं आसिम मुनीर शाह साहब, उन्हें इस बात का ख़दशा है कि मैं दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा तो उन्हें डी नोटिफाई कर दूंगा, उन्हें आर्मी चीफ़ के ओहदे से बरतरफ कर दूंगा। यानी खान साहब गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए या मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उनके साफ़ी को ये बताते हैं कि आर्मी चीफ़ को ख़दशा है जो ओहदे पे बैठा है, उसको ख़दशा है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा तो उन्हें आर्मी चीफ़ के ओहदे से हटा दूंगा। अब ये किस किस्म का लॉजिक, एक भोंडी किस्म की मंतक खान साहब पेश कर रहे हैं। भाई तू तो अभी बैठा है बाहर, वो आर्मी चीफ़ है, वो ओहदे पे बैठा है, तेरा अभी इलेक्शन होना है, नहीं होना तो आएगा नहीं आएगा ये तो तब फैसला होगा जब तो इलेक्शन लड़ेगा। अभी तो आप कुछ भी नहीं, आप अपोजिशन लीडर भी नहीं है, आप रुकने असम्बली भी नहीं है, आपको यकीन है कि आप इलेक्शन जीत के आ जाएंगे। जो ओहदे पे बैठा है उसको खदशात और ख़तरात लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो खान साहब ने बात की, अब खान साहब दूसरों को तो ताना देते हैं कि वो न्यूट्रल अंपायर के साथ मैच नहीं खेलते, ये जो खान साहब को इस तरह का रिलीफ मिल रहा है, ये सोच अब परवान चल रही है कि खान साहब न्यूट्रल अंपायर के साथ मैच नहीं खेल सकते। कभी खान साहब एस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ मिला के मैच खेलते हैं और कभी जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ खिला के मैच खेलते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक चीज़ मैं आप नाज़रीन के सामने रखूं, जिस तरीके से इमरान खान साहब को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में वेलकम किया गया और कहा गया गुड टू सी यू इमरान खान साहब, यानी इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत में देख के खुशी हुई। मेरे एक दोस्त की बेटी है, 8वीं क्लास में पढ़ती है, उसने अपने वालिद से सवाल पूछा, मेरा दोस्त मुझे बता रहा था कि मेरी बेटी मुझसे सवाल पूछती है कि चीफ जस्टिस एक मुलज़म, उसके खिलाफ मुकदमा झूठा है सच्चा है, ये अदालतों में डिसाइड होना है। एक चीफ जस्टिस, उस मुलज़म उसके सामने पेश हो, कैसे कह सकता है कि गुड टू सी यू हियर? एक मुलज़म का ठीक है फैसला अदालत ने करना है, मुकदमा झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब एक चीफ जस्टिस ये कहेगा, एक मुलज़म को जिसे अदालत बुलाती है उसको ये कहेगा आपको देख के खुशी हुई, तो फिर इससे जानिबदारी का तासुर जाएगा। अब ये जो जानिबदारी का तासुर, मेरे दोस्त ने मेरे साथ मुलाकात में कही कि उसकी बेटी ये सवाल उठा रही कि चीफ जस्टिस ने बड़े मनसब पे बैठा, कैसे वेलकम कर सकता है? तो मेरे फिर वो जहन में 2018-2017 की सुप्रीम कोर्ट आई, जब ख्वाजा साद रफ़ीक को उनकी वजारत के हवाले से या मुख्तलिफ पंजाब हुकूमत के प्रोजेक्ट के हवाले से बुलाया जा रहा था। एक दिन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे, वो अक्यूज़ के तौर पर नहीं बैठे थे, एज ए वफाकी मिनिस्टर के तौर पर या मुस्लिम नवाज़ के एक रहनुमा के तौर पर बैठे थे। चीफ जस्टिस जो उस वक्त सीट पे बराजमान थे कमरा अदालत नंबर 1 में, ये गुनाहगार कानून ने बात सुनी और इमरान खान साहब को जैसे गुड टू सी यू कहा गया, वो भी इन गुनाहगार कानून ने कमरा अदालत में बैठ के सुना। ख्वाजा साद रफ़ीक को मुलज़म नहीं थे, एज ए नून लीग के रहनुमा के तौर पे थे, एज ए वफाकी वज़ीर के तौर पे अदालत में बैठे थे। तो चीफ जस्टिस साहब जो उस सीट पे बैठे थे वो कहते हैं कि किधर है वो लोहे का चना, किधर है वो लोहे का चना? हालांकि उन्हें मालूम था कि वो सामने वाली सीट पे बैठे हैं, लेकिन इस तरीके से रौनक के साथ उसकी तजलील तज़हीक की गई कि लोहे का चना कह के उसको पुकारा गया पूरे कमरा अदालत नंबर 1 में, जहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे हुए थे। तो अगर खान साहब का मुखालिफ बैठा है तो उसे तो लोहे का चना कह के जो है वो रोस्टम पे आने का कहा जाता है और उससे पता नहीं क्या क्या बातें सुनवाई जाती हैं, लेकिन खान साहब जब पेश होते हैं तो उसे गुड टू सी यू खान साहब कहा जाता है। तो ये जो एक डिफरेंस है, जो अदालत का मुख्तलिफ रवैया है, उसको लेके अब लोगों के अंदर तशवीश पाई जाती है। लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब पहले जुडिशल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके तावन के साथ, और उस एस्टेब्लिशमेंट को जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट का तावन हासिल था, लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक ख़त्म होने के बाद खान साहब जो भी अपना खेल खेल रहे हैं, सियासी खेल खेल रहे हैं, उन्हें जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट की जो है मुकम्मल तौर पर तईद हासिल है। अब नाज़रीन आप इस बात से अंदाज़ा कर लें कि इस रवैये की वजह से अब पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का, एहतजाज करने का ऐलान किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पीडीएम का हिस्सा नहीं, ऐसी सियासत को हमेशा डिस्करेज किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसने भी इस एहतजाज में, इस धरने में शरीक होने का इंदिया दे दिया है, बल्कि ऐलान कर दिया है।
और कहा जा रहा है कि इस धरना देने के मामले के ऊपर, इत्तेदाद देने के मामले के ऊपर जमात इस्लामी को भी रजामंद किया जाएगा। अब यही इमरान खान साहब थे जो माजी में कहा करते थे कि जो फ़ौज है वो पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है। यही इमरान खान साहब हुआ करते थे जो ये कहा करते थे कि आर्मी चीफ़ मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ है। यानी आर्मी चीफ़ जो हैं वो खान साहब कहते हैं कि मेरी जान से ज़्यादा पाक फ़ौज का आर्मी चीफ़ होता है। आज खान साहब ने उन तमाम बातों को नज़रअंदाज करके क्या बातें आर्मी चीफ़ से मुतल्लिक़ कहीं कि आर्मी चीफ़ को ख़दशा है कि मैं उसे बरतरफ कर दूँगा जब वज़ीर-ए-आज़म बनूँगा। भाई तू जब वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तब उसको ख़दशा आएगा, अभी तो आप कुछ भी नहीं, एक सियासी जमात के चेयरमैन के अलावा कुछ भी नहीं। और उससे हट के नाज़रीन, ये जो खान साहब बात कर रहे थे, जो हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, इससे फैक्ट के हट के अपना एनालिसिस भी आपके सामने पेश कर रहे हैं। खान साहब क्यों आसिम मुनीर शाह साहब को टारगेट कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? खान साहब आधा सच बताते हैं, आधा सच खान साहब खा जाते हैं। नाम अल्लाह का लेते हैं लेकिन इब्तिदा झूठ से करते हैं। 2011 में अक्टूबर के जलसे में खान साहब ने अपने लोगों के साथ वादा किया था कि सच कहूँगा, आपके साथ झूठ कभी नहीं बोलूँगा। आज तक खान साहब ने एक भी सच नहीं बोला। जितने खान साहब ने दावे किए तमाम दावे झूठ साबित हुए। अब ये जो आर्मी चीफ़ को टारगेट कर रहे हैं इमरान खान साहब, क्यों कर रहे हैं? उसकी नाज़रीन वजह ये है कि जब ये DGISI हुआ करते थे खान साहब के दौर में, ये एक रिपोर्ट बना के इस तरीके से खान साहब के सामने लेके गए। आसिम मुनीर शाह साहब DGISI के तौर पे, खान साहब आपके घर में करप्शन की ये वारदातें हो रही हैं, आपके घर में मलिक रियाज से ये तोहफे लिए जा रहे हैं, ये हीरों के हार के ये ब्रेसलेट लिए जा रहे हैं, फलां जगह के ऊपर लोगों को नवाजा जा रहा है, अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल आपके घर से हो रहा है। तो खान साहब ने वो फ़ाइल ले कर रखी और बाजवा साहब को फ़ोन किया कि ये बंदा मुझे DGISI के अहदे पे पसंद नहीं, इसे फ़ौरी तौर पे सैक कर दो। इतवार के रोज़ DGISI को अहदे से हटा के जो फैज़ हमीद साहब थे उन्हें DGISI लगाया गया। तो खान साहब को तशवीश ये है, और खान साहब इसलिए आर्मी चीफ़ को टारगेट कर रहे हैं कि वो माजी वाला किस्सा भुला दें। हालांकि उनके जहन में भी नहीं होगा जो खान साहब इस तरह की बातें खुद से अपने जहन में रखते हैं, क्योंकि खान साहब बदला लेने में, इंतकाम लेने में किसी दूसरे सियासतदान से कम नहीं। लेकिन ये जो खान साहब का इस तरह से कहना है कि आर्मी चीफ़ ने इसलिए उन्हें गिरफ़्तार करवाया था कि मैं गिरफ़्तार हो जाऊँ, मैं नाअहल हो जाऊँ और सियासत में ना आ सकूँ, पार्टी की सदारत छोड़ दूँ, क्योंकि मैं वज़ीर बन गया तो आर्मी चीफ़ को बरतरफ कर दूँगा। ओ भाई, तोशा खाना के तहाइफ लेने का तुझे आसिम मुनीर शाह ने कहा था? तोशा खाना के तहाइफ लेके उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स में शामिल ना करना, ये तुझे आसिम मुनीर शाह ने कहा था कि उन डॉक्यूमेंट्स को अपने रिटर्न में शामिल ना करो। और फिर इसके अलावा जो मलिक रियाज के पैसे बाहर लंदन से पाकिस्तान में वापस आए, 50,000 रुपया, 190 मिलियन पाउंड, आपको आसिम मुनीर शाह साहब ने कहा था कि मलिक रियाज के पैसे बरतानिया से क्राइम एजेंसी आपको दे, आपके ख़जाने में जमा करवाने हैं। आप वो पैसे लेके उसे मलिक रियाज को ही वापस कर दें, क्या ये आसिम मुनीर शाह साहब ने आपको कहा था? और उस पैसों के बदले में आप अल-कादिर ट्रस्ट के लिए मलिक रियाज हुसैन के एक फ्रंट मैन के ज़रिए जो उसको ज़मीनें ख़रीद के देता, जो आपका MPA था, उससे आप 490 कनाल अराज़ी ले लें अल-कादिर ट्रस्ट के लिए। ये आपको आसिम मुनीर शाह साहब ने कहा था। तो मेरे ख्याल से अपने गिरबान में झांकना बजाय इसके दूसरों पे इल्ज़ाम लगाएं, अपने गिरबान पे झांकना ज़्यादा ज़रूरी है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।